ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को शुरू करा होगा तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बेटा हम लोग चूँकि रिवीजन कर रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, बट इतना बस आप समझ लीजिए कि ये लॉज होते हैं। देयर आर सम लॉज which gives us an idea about all kind of chemical reactions taking place। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके लिए बेटा कोई ना कोई लॉ जो है रिस्पॉन्सिबल है, और उन सभी लॉज को हम लोग ओवरऑल क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर फिर हम लोगों ने जो है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन को पढ़ा था। इसी के अंदर हम लोगों ने बेटा दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा ये दोनों को दोनों। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेटा न्यूमेरिकल्स आने के भी बहुत, कई बार तो डायरेक्टली सिंपल स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि भाई राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और मेनी टाइम्स अ सिंपल न्यूमेरिकल इज गिवन ऑन दिस स्टेटमेंट एज वेल। तो आपको इन दोनों की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आप लोगों ने जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करने के बाद आप लोगों ने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के भी बेटा आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा था वो पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि जिस टाइम ये थ्योरी दी गई थी उस टाइम हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप इतना ज़्यादा डेवलप्ड ना होने की वजह से बहुत सारी बातें जो थी वो ओनली ऑन द ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे था। तो जॉन डाल्टन जी ने क्या करा, उस टाइम में जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी एटम्स के रिगार्डिंग, मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग, उन सब के बारे में उन्होंने अपनी राय विचार या अपने जो भी बातें थी उनको पोस्टुलेट्स के फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में दिया, विच इज़ नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा आज के सिनेरियो में, बिकॉज उनकी कुछ बातें जो है आगे जाके ड्रॉबैक्स बन गई। और उस ड्रॉबैक्स फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा था कि भाई एटम को उन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दिया था, स्मॉलेस्ट यूनिट ना बोल करके उन्होंने क्या बोल दिया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दिया था। बट वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये भी जो है बेटा हमारे एटम से ही निकल करके आए हैं। तो इसलिए उनका जो ये जो पॉइंट था वो कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हुआ और वो बाद में जाकर के ड्रॉबैक बन गया। इसके ऊपर बेटा हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर देते हैं, एक आसान सा न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर लॉज के ऊपर क्वेश्चन आता है कोई तो वो किस तरह से आएगा उसको हम देखते हैं। एक आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा, जैसे कि मुझे क्वेश्चन चूँकि आपको डिक्टेट करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेटा जो CO2 है ना, अब CO2 के अंदर में जो कार्बन और ऑक्सीजन है बेटा, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमेशा 3:8 होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 11 ग्राम CO2 बनाया है तो उसमें 3 ग्राम क्या होगा, कार्बन होगा, और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यही तो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। तो क्वेश्चन, तो अगर 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो क्वेश्चन है कि भाई अगर कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने अभी क्या कहा बेटा कि 11 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है बेटा, 3 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड का यूज करके आप लिख सकते हो कि 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सॉरी कार्बन होगा, 3/11 ग्राम कार्बन होगा। बट क्वेश्चन में 1 ग्राम में नहीं पूछा गया है, 2 ग्राम में पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, 2 ग्राम CO2 के अंदर हो जाएगा बेटा ये 3/11 इंटू 2 ग्राम ऑफ कार्बन। सो आई जस्ट वांट टू शो कि इस तरह से आपको एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है बेटा इन लॉज के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर स्टेटमेंट्स पता है
उनके कंसेप्ट पता है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। हियर आई आस्क यू टू फाइंड द मास ऑफ कार्बन इन 2 ग्राम ऑफ CO2। तो मैंने ये कहा कि भाई हमें पता है कि CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है बेटा, 3:8। मीन्स अगर 11 ग्राम CO2 है तो उसमें कार्बन 3 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा। तो यहाँ पे मैंने उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यूनिटी मेथड से 2 ग्राम के लिए सॉल्व कर दिया, तो आपका जो है 0 पॉइंट में आंसर हमारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेटा आप लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में कि भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है ना, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपने ये भी पढ़ा कि भाई एटम एक अनस्टेबल फॉर्म है, मॉलिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जब आपने एटम्स से जो है हमेशा एलिमेंट बनते हैं, मॉलिक्यूल से हमेशा कंपाउंड बनते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया। यहाँ पर बेटा एक चीज़ याद रखना है कि जब आप लोगों ने आयंस पढ़ा होगा तो आयंस से पहले वैलेंसी भी पढ़ी होगी। तो बेटा वैलेंसी हो गया आपका, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो डाटा बेस्ड है, मतलब जहाँ पे आपको इनको लर्न ज़रूर अच्छे से करना है। तो मेरा ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन चीज़ों को तो ज़रूर लर्न करके रखें, है ना, क्योंकि आगे जाकर के फिर इसके बाद केमिकल फार्मूला मेकिंग आएगा। तो फार्मूला मेकिंग में भी अगर आपको वैलेंसी लर्न नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कैल्शियम और क्लोरीन का आपको सिंबल पता होना चाहिए। फिर इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए आपकी, कैल्शियम की +2 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। फिर आपने सीखा था कि क्रिस क्रॉस कर दो और ये आपको दे देगा CaCl2। तो इसलिए आपको जो है कि वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। उसके बाद एटॉमिक मास का बेटा जब हम मोल कंसेप्ट करेंगे या उससे पहले जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एटॉमिक मास लर्न होना बहुत ज़रूरी है। आपसे कहा जाएगा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 एंड H2SO4। आपको बेटा कहा जाएगा कि भाई आप इनका क्या करो, मोलर मास निकालो। अब आप मोलर मास निकालने जाओगे लेकिन आपको इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, आपको उनके एटॉमिक मासेस लर्न नहीं है, तो बेटा फिर आपको दिक्कत आएगी। आप ये मत सोचिए कि आपको एटॉमिक मास हमेशा गिवन होगा। 20 के बाद अगर जनरली कोई एलिमेंट आता है लाइक कॉपर वगैरह आता है तो वहाँ पर हो सकता है कि वो आपको उसका एटॉमिक मास दे दे लाइक 63.5, बट आपको 30 तक आप जरूर मतलब लर्न करना चाहिए। 20 तक तो हर हाल में लर्न करना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लो आपको C6H12O6 का निकालना है तो भाई कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 72, 12, 96, तो ये हो जाएगा अराउंड 180। तो ये आपका इसका मोलर मास हो जाएगा। ऐसे करके बेटा H2SO4 का निकालना है। हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है बेटा 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 2 + 32 64, तो बेटा ये हो जाएगा 4 2 6 2 8, 6 + 3 98। तो इस तरीके से आप लोगों को एटॉमिक मास के बिना आपका बेटा काम नहीं चलने वाला। आपका एटॉमिक मास लर्न होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द मोलर मासेस ऑफ एनी कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप लोगों को ज़रूर अच्छे से करनी है। तो जब एटम की बात करते हैं बेटा तो एटम के सिंबल्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर्स जरूर लर्न होने चाहिए। इसी तरीके से जब बेटा आपने मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि भाई
जैसे एक है H2 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ये एक H2O है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, बट ये क्या है बेटा, सेम एलिमेंट का है, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसको हम लोग ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें सेम एलिमेंट इन्वॉल्व है, वी से कि वो होमोजीनियस है। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, होमोजीनियस मॉलिक्यूल है। इसमें आप देख रहे हो कि दो अलग तरह के आइटम्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है। ये क्या बेटा, ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूल को जब आप स्टडी करें तो आप मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये सारी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बेटा, एटॉमिसिटी। एक टर्म आई होगी एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन एटॉमिसिटी और राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे मैंने लिखा H2, मैंने लिखा P4, मैंने लिखा S8, मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा NH3, मैंने लिखा H2SO4 एट्सेट्रा। तो सबसे पहले तो एटॉमिसिटी की अगर आपको डेफिनेशन पता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली बेटा एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसकी एटॉमिसिटी बोल देंगे। जैसे अभी आपके सामने में जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका H2 है सबसे पहले बेटा, तो H2 का मतलब एटॉमिसिटी कितनी है, कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, 2, तो एटॉमिसिटी इसकी हो जाएगी 2। P4 एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 4। S8 के लिए कितनी एटॉमिसिटी हो जाएगी, 8। H2O तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, ये 3। इसी तरीके से अगर आप देखोगे अमोनिया को देखोगे बेटा NH3, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगी बेटा 4। एंड H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, टोटल 7। सो एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4 इज 7। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को एटॉमिसिटी के कंसेप्ट्स और इनकी डेफिनेशंस वगैरह ज़रूर पता होनी चाहिए। आयंस क्या होता है, केटायंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है बेटा, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर ये पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द सिंपल क्वेश्चंस गिवन ऑन दिस। उसके बाद बेटा जब आप लोगों ने आयंस वगैरह करने के बाद, जब आप लोग आयंस पढ़ते थे तो ये केटायंस और एनायंस आपने पढ़ ही लिया होगा, बट वहाँ पर बेटा फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि कुछ आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, आइदर प्लस और आइदर नेगेटिव, इट डजेंट मैटर, उन्हें बोलते हैं हम लोग यूनिवैलेंट आयंस, है ना। ऐसे अगर आयंस का चार्ज 2 है, आइदर +2 और -2, देन वी विल से इट इज डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम लोग आयंस को पढ़ते होंगे बेटा तो इनका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो आप कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज, है ना बेटा, आप किसके बेसिस पे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आप किसी आयन के अंदर एटम्स को देख रहे हो तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, अगर आप चार्ज को देख रहे हो तो वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। चार्ज की हम बात जब करेंगे तो जैसे मैंने कहा H+, Mg2+, Al3+, एट्सेट्रा। लेकिन जब हम बात करेंगे एटम्स की बात करेंगे बेटा तो H+, OH-, NH4+, एट्सेट्रा। इस दोनों में अंतर है। अगर आप चार्ज को देखो तो +1, -1, +1, मतलब 1 चार्ज है
इन ऑल दिस केसेस। तो उस हिसाब से हम चार्ज को देखेंगे तो ये सब के सब हो जाएंगे यूनिवैलेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर चार्ज है +1, +2, +3। हालांकि आप माइनस भी होता तो कोई फर्क नहीं है, बट नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो रहे हैं बेटा, कम ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए ये इस टाइप के आयंस जिसका चार्ज +1 होगा यूनिवैलेंट, +1 और -1 सॉरी, जिसका चार्ज 1 होगा तो वो यूनिवैलेंट, जिसका चार्ज 2 होगा डाइवैलेंट, और जिसका चार्ज बेटा 3 होगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइवैलेंट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग नंबर्स को देख रहे हैं बेटा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, 1, सो इट इज मोनोएटॉमिक। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, it is 2, so it is diatomic. If there is 3, so it is triatomic, और more than 3 के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे, पॉलीएटॉमिक। जैसे NH4+ हो गया, CH3COO- हो गया, HSO4 नेगेटिव हो गया। इस तरह से कोई सभी अगर आयंस अगर अपने आसपास देखते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल कि वो आपसे किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसी तरह से उसका जवाब दे देंगे। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आयंस के बारे में। देन बेटा कंपाउंड्स का फॉर्मूला बनाना, आई टोल्ड यू कि इसके अंदर आपको अगर चार्जेस लर्न है, वैलेंसीज लर्न है, देन यू नो वेरी वेल। और अगर वैलेंसीज लर्न नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू टेल द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। बट अगर मुझे वैलेंसीज लर्न है हर एक तरह के आयंस के, देन आई विल बी एबल टू टेल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। इन सब के बाद बेटा हमारा बच जाता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। तो कैलकुलेशन तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, बट बेटा यहाँ पर ना एक बहुत मैंने देखा है बच्चों को जनरली कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई एक तो है हमारा मॉलिक्यूलर मास और दूसरा टर्म है हमारे पास फॉर्मूला मास। तो बच्चों को बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। तो बच्चे देखो, द वे ऑफ कैलकुलेटिंग आइदर मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इज सेम, देयर इज नो सच एनी डिफरेंस जिसको कि आप कहो कि नहीं सर ये दोनों अलग है। एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास इट इज सेम, बट येस देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। नंबर 1, मॉलिक्यूलर मास की हम बात करें तो बेटा ये होता है हमारा जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए, या आप ऐसे बोलो नॉट कोवैलेंट, आप ऐसे बोलो बेटा नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। जब भी आप नॉन आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड किसमें नहीं होता बेटा, जिनमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब जो कैटायंस और एनायंस से नहीं बने। कैटायंस और एनायंस से कौन नहीं बने, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच का कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कैटायंस बनाएंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, एनायंस बनाएंगे। और इस तरह से कैटायंस और एनायंस के बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा आयोनिक कंपाउंड होगा। तो जो कोई भी कंपाउंड आयोनिक है उसको आप छोड़ दो, बाकी जितने भी कंपाउंड है उनके लिए हम क्या करेंगे बेटा, यूज मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास यूज होता है हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे मान लो आपके सामने दो कंपाउंड है, NaCl है और एक दूसरा है बेटा H2SO4। आपने NaCl का आपने कैसे कैलकुलेट करा, Na इज 23, क्लोरीन इज 35.5, दैट इज 58.5। H2SO4 का भी ऐसे कैलकुलेट करोगे बेटा, 1 × 2, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 × 4, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 98 आ जाएगा। मुझे याद है बेटा, क्योंकि मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों को भी याद हो जाती हैं। इवन टीचर्स से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चे उसको मेमोराइज कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू आवर पॉइंट।
मैंने यहाँ NaCl के लिए भी कैलकुलेट किया बेटा, H2SO4 के लिए भी कैलकुलेट किया। तो क्या जो मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका था कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं। आप एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए एटॉमिसिटी से और उसको आप ऐड कर दीजिए। बट यहाँ पर हमने निकाला फॉर्मूला मास। यहाँ पर हमने क्या निकाला बच्चे? फॉर्मूला मास। और यहाँ पर क्या निकाला हमने? मॉलिकुलर मास या मोलर मास। वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला मास और मॉलिकुलर मास को देख करके बेटा आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो आपने पढ़ा था मास परसेंटेज का टॉपिक, आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा होगा। तो मास परसेंटेज जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम इन सिंपल लैंग्वेज परसेंटेज कंपोजिशन भी कह देते हैं। बहुत सिंपल सा है, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसके मास को न्यूमरेटर में रखो, जिसमें से निकालना हो दैट इज टोटल में से निकालना हो उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए, और उसके बाद जो है बेटा आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में, क्योंकि हम बोलते क्या है? परसेंटेज। तो बेटा यहाँ पे पर का मतलब तो पता ही आपको, जैसे है ना। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100। तो जब हम किसी भी वैल्यू को 100 के साथ कंपैरिजन कर देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं परसेंटेज। इसीलिए कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लिकेशन बाय 100 तो 100% होगा, उसमें किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं बोलता हूँ बेटा मुझे मास परसेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो एज इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद द कंपाउंड्स, तो उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स का मास पूछा जाएगा, आपको परसेंटेज पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे? जिसका कैलकुलेट करना है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है बेटा क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज हो जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत भी कोई सा भी आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाएगा बेटा, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर लोगे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। आई रिपीट, मैं आपसे कहता हूँ बेटा कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। तो आप क्या करेंगे? कॉपर का मास आपको पता होगा 63.5 है ना। कॉपर सल्फेट का मोलर मास आप निकाल लेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉपर सल्फेट का बेटा तो वो 160 आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे आपसे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो कॉपर का क्या होता है? 63.5 डिवाइड बाय टोटल मास होता है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का 160 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से आप लोग जो है मास परसेंटेज का सिंपल से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो अभी तक बेटा हमने जो भी कुछ करा ये मोल कंसेप्ट से पहले का टॉपिक था। अब हम लोग जो है अभी तक हमने वैसे थियोरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया अभी तक। अभी हम लोग जो है अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़े बहुत और थियोरेटिकल क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं, है ना, थियोरेटिकल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको कवर करेंगे। एंड देन जो है अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। यानी एक क्लास पूरा हम लोग किसके लिए रखेंगे? मोल कंसेप्ट के लिए। और आज हम लोग बाकी चैप्टर के लिए कवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा।